Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss the passage name the palm oil. So without any delay, let's get started with our reading explanation of this passage. The first question category that we have here is match the information with the correct passage. Question number 14 here is examples of range of potential environmental advantages of palm oil tree cultivation. वो हमें बोल रहे हैं कि पाम ऑयल को अगर हम कल्टीवेट करते हैं उगाते हैं तो उसकी इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस हैं वो कौन से पैराग्राफ में उसकी बात हुई इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस के बारे में। आंसर फॉर दिस इज एवरीवन एफ पैराग्राफ। एफ पैराग्राफ में अगर आप जाओ ना आपको सारे के सारे पैराग्राफ में एडवांटेजेस ही मिलेंगी। कैसे? जो एफ पैराग्राफ का सेकंड पार्ट है वहाँ पर इवन फर्स्ट पार्ट से अगर हम रीड करना स्टार्ट कर देना 3 नंबर लाइन से वहाँ पर गिवन है दैट इमेंसली हाई ईल्ड। ये तो एक तो हमें प्रॉफिट हो ही रहा है ना, ईल्ड तो हमें मिल ही रही है विच इज़ प्रीडोमिनेंटली वट मेक्स इट सो प्रॉफिटेबल। एक तो हमें इससे ऑयल बहुत मिल रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल है। इज पोटेंशली ऑल्सो एन इकोलॉजिकल बेनिफिट। एक और इस ये है कि जिससे जितना इससे हमें ऑयल मिल रहा है वो इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हमें दे रहा है। एफ पैराग्राफ की फिर सेकेंड लाइन में लिखा है क्रॉप्स वेरी इन द डिग्री टू विच दे स्क्वेस्टर कार्बन, कि जिस वे में क्रॉप्स कार्बन को इनटेक लेते हैं ना वो उससे वेरी करते हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन को ये यूज करते हैं। In other words, the amount of carbon they capture from the atmosphere and store within the plant. The more carbon a plant sequesters, the more it reduces the effect of climate change. और यही चीज़ है कि जो पाम ऑयल है ना वो सबसे ज़्यादा जो कार्बन है ना उसको बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा कार्बन को इन्वायरमेंट से यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इसकी वजह से क्या है जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ यूजिंग अ लॉट ऑफ कार्बन, इट इज़ taking a lot of carbon from the environment because of which it is good for our environment. That's why यहाँ से पैराग्राफ से हमें आंसर मिल गया कि एडवांटेजेस हैं और इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पाम ऑयल प्रोडक्शन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी एक एजेंसी के बारे में बताओ जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रोकती है कंट्रोल करती है। एवरीवन सिर्फ एक ही पैराग्राफ में हमें कंपनी का नेम गिवन था दैट वाज इन जी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा था इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू ऑर्गेनाइजेशन। द इंडस्ट्री इज नाउ रेगुलेटेड बाय अ ग्रुप कॉल्ड राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल पाम ऑयल RSPO consisting of palm growers, retailers, product manufacturers and other interested parties। ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसमें ये सारे इंसान है, ठीक है, और इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया है कि हम प्रॉपर स्टैंडर्ड से पाम ऑयल को प्रोड्यूस करें ताकि वो सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल इन द सेंस ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए हमारे वास्ते अच्छा रहे। इसके वास्ते RSPO एक इंडस्ट्री बनी है जो इस सारे के सारे काम को देख रेख कर रही है। सो यहाँ से एवरीवन जी आंसर हमारा आ गया 15th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ इन एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लोबल यूज ऑफ पाम ऑयल। कि पाम ऑयल को तो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, उसके एग्जाम्पल्स एवरीवन इट्स इन ए पैराग्राफ में सारे के सारे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि अलग अलग एरियाज में कहाँ पर पाम ऑयल यूज होता है। फर्स्ट लाइन पर उन्होंने पहले बोला पाम ऑयल तो एडिबल ऑयल है, हम इसको खा सकते हैं। अफ्रीका के पाम ऑयल जो है वो फ्रूट्स हैं, राइट, और इसको अभी हम वेजिटेबल की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर हम सोप्स में भी इसको यूज कर सकते हैं जैसे मॉर्निंग में, फिर हम इसको सैंडविच में भी यूज कर सकते हैं, बिस्किट्स में भी यूज कर सकते हैं। सो पाम ऑयल जो है वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा यूनिक उसमें प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से हर जगह में हर महीने हर साल इवन फ्यूचर में भी जो मार्केट्स हैं उसमें पाम ऑयल जो है वो यूज़ होएगा ही होएगा। दैट मीन्स कि उसके बहुत सारे यूजेज हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे यूजेज हैं। यहाँ से एवरीवन हमारा 16th का आंसर आ गया दैट इज ए। लेट्स मूव टू 17th क्वेश्चन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज विच कुड बेनिफिट द इकोसिस्टम ऑफ द ऑयल पाम प्लांटेशन। कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो इकोसिस्टम को बेनिफिट करेगी, इन्वायरमेंट को बेनिफिट करेगी अगर ऑयल पाम को हम प्लांट करने लग पड़े। तो आंसर इज गिवन टू अस इन एच पैराग्राफ। अगर हमें स्पीशीज के बारे में पूछना वो हमेशा इटैलिक्स में गिवन होती है। सो अब ट्राई कीजिएगा आप उसी की तरफ फोकस कीजिए। अभी एच पैराग्राफ में 3 नंबर लाइन में हमें इटैलिक्स में स्पीशीज का नेम गिवन है बर्ड नेस्ट फर्न। ये जो नॉर्मल नेम है और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमें इटैलिक्स में गिवन है। एच पैराग्राफ में हमें आंसर मिल रहा है एच पैराग्राफ की नीचे से फोर्थ लाइन Elwood believes that reintroducing the bird nest fern, अगर हम इस पर्टिकुलर प्लांट को वहां पर वापस लेकर आए ना इनटू द पाम ऑयल प्लांटेशन
कुड पोटेंशियली अलाउ दीज एरियाज टू रिकवर देयर बायोडाइवर्सिटी। तो उसकी वजह से ना जो उनकी बायोडाइवर्सिटी, जो उनका एनवायरनमेंट है ना, वो रिकवर हो जाएगा, वो और भी अच्छा हो जाएगा। दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छी है हमारे एनवायरनमेंट के वास्ते। बर्ड नेस्ट फर्न, राइट। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है 17 का, दैट इज एच। क्वेश्चन नंबर 18, फिगर्स। अभी फिगर्स का मतलब क्या होता है? डाटा ना, नंबर। फिगर्स इलस्ट्रेटिंग रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पाम ऑयल इंडस्ट्री। कि ऐसे ही फिगर्स, ऐसा डाटा जो हमें ये शो कर रही है कि पाम ऑयल तो बहुत बढ़ रही है। एवरीवन अभी नंबर्स फाइंड आउट करने, तो नंबर्स हमें और सिर्फ ना बी पैराग्राफ में गिवन है। चलो बी पैराग्राफ में जाओ। बी पैराग्राफ में सेकंड लाइन में पहले हमें ईयर मिल गया, फिर यहाँ पर लिखा है कि जो लैंड हम यूज कर रहे हैं पाम ऑयल को ग्रो करने के वास्ते वो है जी 17 मिलियन हेक्टेयर। फिर लास्ट सेकंड लाइन में लिखा है कि फ्रॉम, इसमें से हमें सिर्फ 2 मिलियन टन का पाम ऑयल मिल जाता है ग्लोबली 50 साल में। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक साल में ही 60 मिलियन टन जो पाम ऑयल है ना, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये फिगर डबल हो जाए और ट्रिपल हो जाए इस सेंचुरी के मिडिल में। दैट मीन्स कि ये क्या, हमें फिगर्स गिवन है, डाटा गिवन है कि कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यहाँ से टीम का आंसर आ गया, दैट इज बी। लेट्स मूव टू 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन हियर इज एन इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, कि हम इकोनॉमिकली पैसे के तौर पर फाइनेंशियली हम जस्टिफाई कर रहे हैं फॉर नॉट अपोजिंग द पाम ऑयल इंडस्ट्री, कि हमें पाम ऑयल इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन है एवरीवन, ई पैराग्राफ में ही गिवन है। ई पैराग्राफ में मूव कीजिए फर्स्ट लाइंस में से। वन रिस्पॉन्स टू द बॉयकॉट मूवमेंट, लोगों ने बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट की कि हम पाम ऑयल को यूज ही नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे। हैज बीन द आर्ग्यूमेंट फॉर द वाइटल रोल पाम ऑयल प्ले इन लिफ्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल, कि जो मिलियन लोग हैं उनको पाम ऑयल की वजह से ही वो लिफ्ट हो रहे हैं। अगर वो उठ रहे हैं, अगर वो खा पी रहे हैं, अगर वो कमा रहे हैं, तो वो सिर्फ पाम ऑयल की वजह से कमा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। सो पाम ऑयल का बहुत ही बड़ा हाथ है कि वो पॉवर्टी में से ऐसे लोगों को बाहर निकाल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, बॉयकॉट मूवमेंट के खिलाफ है। उन्होंने इवन ये भी बोला है कि जो ग्लोबल सप्लाई है ना बॉयकॉट से, वो रुक जाएगी, और जो लो इनकम लोग हैं फिर वो सरवाइव कैसे कर पाएंगे, उनका लाइवलीहुड, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। दैट मीन्स ये हो गया कि इकोनॉमिक रीजन जिसकी वजह से पाम ऑयल को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग, हजारों लोगों का जो काम है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया 19th क्वेश्चन का, दैट इज ई। लेट्स मूव टू 20th क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मतलब एनिमल्स या बर्ड्स। सो ऐसे कौन से एनिमल्स या बर्ड्स हैं बैडली अफेक्टेड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑयल पाम प्लांटेशन। ऑयल पाम प्लांटेशन की वजह से ऐसे कौन से एनिमल्स, ऐसे कौन से क्रिएचर्स, ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एवरीवन सी पैराग्राफ में ये चीज गिवन है हमें। सी पैराग्राफ में मूव करते ही लास्ट लाइन आपने रीड करनी है। लास्ट थर्ड लाइन में गिवन है द इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज खतरे में है वो कौन है। मोस्ट फेमसली सुमेंत्रन, ओरंगुटन, but also rhinos, elephants, tigers and numerous other fauna। बहुत सारे और भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो इससे सफर कर रहे हैं ऑयल पाम प्लांटेशन की वजह से। और मेजरली ये पर्टिकुलर स्पीशीज थी। सो यहाँ पर हमें एनिमल्स क्रिएचर्स के नेम गिवन थे। सो सी पैराग्राफ में 20th का आंसर हमारा आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 and 22। Which two statements are made about the round table on sustainable palm ऑयल की जो RSPO है उसके बारे में कौन सी दो स्टेटमेंट बोली गई हैं। आंसर्स आर बी एंड सी। इट्स डिमांड दैट सर्टिफाइड प्रोड्यूसर्स टू बी इट डिमांड्स दैट सर्टिफाइड प्रोड्यूसर्स बी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट देयर प्रैक्टिसेस। ये बोल रहे हैं कि जो बंदे पाम ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनको अपने कामों को लेकर, उनको अपनी टेक्निक्स को लेकर ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज इट टुक सेवरल ईयर्स टू एस्टैब्लिश इट्स सेट क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबल पाम ऑयल सर्टिफिकेशन, किसको बहुत साल लग गए अपना क्राइटेरिया सेट करने के वास्ते। एवरीवन इन दोनों के आंसर्स ना हमें मिल रहे हैं फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर जी, क्योंकि RSPO की बात इसी पैराग्राफ में हुई थी। ओके सो पहले एवरीवन हमें गिवन है जी लाइन नंबर 3 में से ओवर द पास्ट डिकेड मतलब 10 साल या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। An agreement has gradually been reached regarding standards that producers of palm oil have to meet in order for their product to be regarded as officially sustainable। कि 10 साल से ज्यादा लग गए हैं इनको एक अग्रीमेंट बनाने के लिए, जिसके ऊपर ये लिखा है कि प्रोड्यूसर्स को ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि इसको बहुत सारा टाइम लग गया, राइट, अपने क्राइटेरियाज को सेट करने में। सो यहाँ से हमारा आंसर पहले आया सी। नाउ लेट्स मूव टू द सेम लोकेशन, सेम पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है
RSPO insists upon the no virgin forest clearing. RSPO बोल रहे हैं हमें फॉरेस्ट को क्लियर नहीं करना, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और हमने हर रोज हर बार देखना है कि क्या आप क्या कार्बन ठीक है, क्या आप पोल्यूशन तो नहीं मचा रहे हो. सो ये सब कब करेंगे, जब वो प्रोड्यूसर से वो चीज करेंगे. सो ओनली अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड है ना, तभी वो जो सर्टिफाइड सस्टेनेबल पाम ऑयल है ना, तभी वो बेच सकते हैं, नहीं तो वो बेच ही नहीं सकते. जो प्रोड्यूसर्स है वो ऐसे ही नहीं तो बैठे रहेंगे. दैट मीन्स कि यहाँ से हमारी बी ऑप्शन आ गई. अभी बी ऑप्शन क्या थी हमारी, कि जो सर्टिफाइड प्रोड्यूसर्स है उनको ओपन और ऑनेस्ट होना पड़ेगा, उनको ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी पड़ेगी कि वो कैसे मेथड यूज करते हैं कैसे नहीं. यहाँ से आ गया बी और सी आंसर हमारा 21 और 22 का. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो है हमारे पास ब्लैंक्स. 2 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास. 23rd क्वेश्चन क्या है जी, one advantage of palm oil for manufacturer is that it stays dash even when not refrigerated. एक एडवांटेज पाम ऑयल की क्या है कि मैन्युफैक्चरर के वास्ते, कि जब भी ये रेफ्रिजरेटेड भी नहीं होता, जब इसको हम ठंडा भी नहीं करते, तब भी ये किसी तरीके के जैसे रहता है, तब भी ये सॉलिड ही रहता है. एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिलेगी ए पैराग्राफ में से. ए पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. ए पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 में गिवन है, प्राइमली बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज काफी यूनिक है. इट रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इवन अगर हमने बिना फ्रिज के इसको रखा भी है, तब भी ये कैसा रहेगा, तब भी ये सॉलिड ही रहेगा. यहाँ से आंसर आ गया 23rd का, दैट इज सॉलिड. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24th. 24th is the dash is best known of animal suffering habitat loss. ऐसा कौन सा एनिमल है सबसे अच्छा, बेस्ट नोन ऐसा एनिमल कौन सा है जो हैबिटेट लॉस की वजह से सर्वाइव कर रहा है ऑयल पाम प्लांटेशन की वजह से. आंसर फॉर दिस इज सुमंत्रन ओरांगुटन. इसकी लोकेशन हमें मिली थी सी पैराग्राफ के लास्ट लाइंस में. सी पैराग्राफ की लास्ट 3rd लाइन में गिवन था. बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है, सबसे फेमस थी जी सुमंत्रन ओरांगुटन. यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है ये, क्योंकि बाकी एनिमल्स के भी नेम लिखे लेकिन वो फेमस नहीं है, फेमस सिर्फ ये पर्टिकुलर स्पीशीज थी. यहाँ से 24th का आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. 25th question everyone here is, as one of its criteria for the certification of sustainable palm oil, RSPO insists that growers check dash on routine basis. RSPO ये बोल रही है growers को, producers को, कि वो चेक करें रोजाना, रूटीनली, रेगुलरली किसी चीज को चेक करें. आंसर इज कार्बन स्टॉक्स. कार्बन स्टॉक्स को वो रेगुलरली चेक करें. एवरीवन, जी पैराग्राफ में मूव करते हैं. जी पैराग्राफ में ना ऊपर से 5th लाइन में लिखा है, RSPO इंसिस्ट करता है कि हमने फॉरेस्ट नहीं क्लियर करना, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और हमें रेगुलर असेसमेंट चाहिए. रेगुलरली हमने देखना है, किसको देखना है जी, कार्बन स्टॉक्स को देखना है. यहाँ से 25th का आंसर आ गया कार्बन stocks. Now question number 26th. 26th question everyone is, Elwood and his researchers are looking into whether the bird's nest fern could restore dash in the areas where oil palm plantation are grown. कि क्या जो bird nest fern है वो कुछ दोबारा से स्टोर कर सकती है, क्या वो दोबारा से रीस्टोर कर सकती है, क्या रीस्टोर कर सकती है. आंसर इज बायोडाइवर्सिटी. क्या वो बायोडाइवर्सिटी को रीस्टोर कर सकती है. लास्ट पैराग्राफ में बर्ड नेस्ट फर्न की बात हुई थी, उसी पैराग्राफ में एवरीवन रिकवरी की भी बात हुई थी. यहाँ पर लिखा है, अलाउ दीज एरियाज टू रिकवर. रिकवर क्या किया उन्होंने, रिकवर कीजिए अपनी बायोडाइवर्सिटी. सो 26 का आंसर यहाँ से आ गया, विच इज बायोडाइवर्सिटी. नाउ एवरीवन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज. जो नेक्स्ट पैसेज है उसका नेम क्या है जी, बिल्डिंग द स्काईलाइन, बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ मैनहट्टन स्काई स्क्रेपर्स. एवरीवन, स्काई स्क्रेपर्स होती हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जो आसमान को टच करती हैं, उनको हम बोलते हैं जी स्काई स्क्रेपर. फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है जी MCQs. क्वेश्चन नंबर 27 एवरीवन इज, व्हाट पॉइंट डज शेस्टर मेक अबाउट बार्स बुक इन फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में शेस्टर ने बार की बुक में बारे में क्या बोला है. आंसर इज डी. इट कवर्स अ रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हुई थी, वो डिफरेंट जो फैक्टर्स थे ना उसके बारे में बात की थी. बार ने इसके वास्ते, शेस्टर ने इसके बारे में बोला था. एवरीवन, ए पैराग्राफ में मूव करते हैं. सॉरी, फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करते ही 4 नंबर लाइन में हमें मिला उस बुक का नेम जो इटैलिक्स में गिवन था. ठीक है, फिर अभी हमने रीड करना एवरीवन. नीचे से 3rd लाइन यहाँ पर गिवन है. द सेकेंड, हमारे पास 2 पार्ट्स थे. एक पार्ट जो था वो तो हिस्ट्री के बारे में बोल रहा था कि न्यूयॉर्क में कैसे सेटलमेंट हुई, उसकी ग्रोथ कैसे हुई. जो सेकेंड पार्ट था वो 20th सेंचुरी के बारे में था.
और उसमें क्या था, इज अ कंपाइलेशन ऑफ चैप्टर्स, उसमें अलग अलग चैप्टर्स कंपाइल्ड हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, कमेंटिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क्स अर्बन डेवलपमेंट, कि न्यूयॉर्क की जो सिटी है वो कैसे डेवलप हुई है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ फैक्टर्स जिसने अफेक्ट किया उसकी डेवलपमेंट को, उसके बारे में बात हुई थी सेकंड पार्ट में। यहाँ से एवरीवन 27 का आंसर आ गया, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज शेस्टर रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन इन द बुक अबाउट टैनेमेंट्स, जो टैनेमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है ना बुक में, इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर शेस्टर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। आंसर इज बी, शी इंडिकेट्स अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद बार्स एनालिसिस, उसने बोला कि जो बार ने एनालिसिस किया ना, जो देख पड़ताल की है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एवरीवन लेट्स मूव टू टैनेमेंट्स की लोकेशन। टैनेमेंट्स की लोकेशन गिवन थी हमें फर्स्ट पेज पर, जो लास्ट पैराग्राफ गिवन है उसमें। टैनेमेंट्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, रन डाउन अपार्टमेंट या फिर कोई स्लम बिल्डिंग। इसकी एवरीवन लोकेशन ये टैनेमेंट्स वाले में नीचे से अगर आप रीड कीजिए ना, ऊपर से रीड कर लेते हैं थर्ड लाइन से। जो चैप्टर्स है ये दोनों इंफॉर्मेटिव है, अच्छे तरीके से इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस भी आता है। I would have liked Barr to expand upon his claims that existing tenements prevented skyscrapers in certain neighborhoods. कि मैं ये चाहती हूँ कि बात थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताता कि जो टेनेमेंट्स है, ये जो स्लम एरिया है, इसने कैसे स्काई स्केपर्स को वहाँ पर बनने नहीं दिया। बिकॉज लाइकली नो स्काई स्केपर डेवलपर वॉज इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग द नेसेसरी स्लम क्लियरेंस। मे भी ऐसा हो सकता था कि वो स्लम, वो जो बस्ती वगैरह उसको उठाना ही नहीं चाहते थे, उसको वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे कोई गलत काम करे, या मे बी वो स्लम को क्लियर नहीं करना चाहते थे, बस ये एक रीजन हो सकता है। लेटर इन द बुक, बाद में बार बोल रहा है अपनी बुक में, makes the claim that the depth of the bedrock was not a limiting factor for developers as the foundation cost were a small fraction of the cost of development। बाद में वो बोल रहे कि नहीं, जो बेडरॉक थी ना, जो नीचे हमारे सरफेस के नीचे जो रॉक्स वगैरह होती हैं, कि उसकी डेप्थ के कारण ही ऐसा हुआ, कोई और चीज थी। दैट मीन्स कि वो तो ये बोल रहे हैं कि हाँ स्लम जो था वो उसकी वजह से नहीं हुआ, कोई और चीज हो सकती है, मे बी खर्चे की वजह से वो हो सकता है। सो पहले बार ने बोला कि वहां पर क्या था, बस्तियां थी, इसके वास्ते नहीं स्काई स्केपर बन सकी। फिर उसने बार ने बोला कि नहीं नहीं, जो बेडरॉक थी, जो कॉस्ट थी, उसकी वजह से नहीं बन पाई। सो बार जो था वो अपने आप ही कंफ्यूज था, राइट। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है 28 का, जो बार का एनालिसिस है ना, उसमें पक्का कोई ना कोई गलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज शेस्टर से अबाउट चैप्टर 6 ऑफ द बुक, चैप्टर 6 जो है बुक का, उसके बारे में शेस्टर क्या बोल रहे हैं। आंसर इज सी, इट इज टू स्पेशलाइज फॉर मोस्ट रीडर्स, ज्यादातर रीडर्स इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा उनके वास्ते टेक्निकल है, स्पेशल है। चैप्टर 6 की बात एवरीवन हुई थी इन द पैराग्राफ, सेकेंड पेज पर जो थर्ड पैराग्राफ है वहां पर चैप्टर 6 लिखा गया था, नीचे से फोर्थ लाइन में, हमने नीचे से सेकेंड लाइन में रीड करना है। वाइल लेस टेक्निकल देन द रिसर्च पेपर, जितना रिसर्च पेपर टेक्निकल होता है उतना टेक्निकल तो वैसे ये था नहीं जो चैप्टर था। इट इज प्रोबेबली मोर टेक्निकल देन वुड बी प्रेफर्ड बाय जनरल ऑडियंस, जो बुक रीडर्स हैं, जो जनरल ऑडियंस है, जितनी उनकी प्रेफरेंस है, लेकिन उससे ये काफी टेक्निकल है। अगर टेक्निकल है दैट मीन्स वो उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, दैट मीन्स कि ये वो उनके वास्ते टू स्पेशल हो गया, काफी स्पेशल हो गया। जो हमारे रीडर्स थे, जो हमारी जनरल ऑडियंस थी, यहाँ से एवरीवन 29 का हमारा आंसर आ रहा है, ये वो काफी स्पेशल था ज्यादातर रीडर्स के वास्ते। आंसर इज सी। लेट्स मूव टू 30th क्वेश्चन, व्हाट डज शेस्टर सजेस्ट अबाउट द चेंजेस about the chapters focusing on the 1920 building boom, कि जो 1920 की जब ये जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बूम हो गई थी, उसके बारे में शेस्टर ने क्या बोला है। आंसर इज डी, सम पार्ट्स विल हैव लिमिटेड अपील टू सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के वास्ते तो कुछ जो बुक के पार्ट है ना वो उसको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लिमिटेड अपील होएगी, अपीलिंग का मतलब होता है एवरीवन इंटरेस्टिंग, कि उनको अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, कम ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। 1920 के बिल्डिंग बूम की बात हुई थी एवरीवन, लास्ट सेकंड पैराग्राफ में, हमने वहीं से रीड करना है जी। चैप्टर 8 एंड 9 फोकस करते हैं बर्थ ऑफ मिड टाउन के ऊपर और बिल्डिंग बूम कैसे हुआ था 1920s में। जो चैप्टर 8 है उसमें बहुत ही डिटेल्ड लेंथी डिस्कशन की गई है इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में, दैट में सर्व एज द डिस्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो रीडर्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। टू रीडर्स प्राइमरी इंटरेस्टेड इन न्यूयॉर्क, वो रीडर्स जो सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क में इंटरेस्टेड है, उनके वास्ते डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उनको इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में तो जानना ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये ग्रेजुएट्स के बारे में जो लर्न कर रहे हैं इकोनॉमिक, सिटीज की इकोनॉमी कैसी होती है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो हमारे रीडर्स हैं जिनका इंटरेस्ट ही सिर्फ न्यूयॉर्क में है,
उनके बारे में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो यहाँ से एवरीवन 30th का आंसर आ गया कि कुछ जो पार्ट्स है ना बुक के वो मे बी रीडर्स को पसंद ही ना आए, उनको अपीलिंग ही ना लगे, उनको इंटरेस्टिंग ही ना लगे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 31, What impresses Chester the most about the chapter on the land values? लैंड वैल्यूज जो चैप्टर है उसके बारे में शेस्टर को कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रही है? आंसर इज सी, द नेचर ऑफ द रिसर्च इनटू द टॉपिक। जो हमने टॉपिक के ऊपर ये रिसर्च किया ना, जिस उस रिसर्च की जो टाइप है, नेचर है, वो सबसे ज्यादा उसको इम्प्रेसिव लग रही है। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें लास्ट पैराग्राफ में मिल रही है। लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लैंड वैल्यूज की बात होगी थी। सेकंड लाइन में यहाँ पर गिवन है द डाटा वर्क। एवरीवन, व्हाट इज डाटा वर्क? डाटा वर्क इज द रिसर्च वर्क ना, जो उसने रिसर्च की है, दैट वेंट इनटू दीज एस्टिमेशंस। इस पर्टिकुलर जो टॉपिक पर लैंड वैल्यूज के ऊपर जो उसने रिसर्च की थी, इस पर्टिकुलरली इंप्रेसिव, वो उसको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी। सो यहाँ से 31 का आंसर आ रहा है कि जो रिसर्च का नेचर था इस टॉपिक के ऊपर, वो उसको इंप्रेसिव लगा, वो सबसे ज्यादा उसको हटकर लगा। सो 31 का आंसर आ गया सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो है जी यस नो नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 32, does it the description of the first chapter of how New York probably looked from the year in 1600s lacks interest? कि ये डिस्क्रिप्शन फर्स्ट चैप्टर में कि न्यूयॉर्क हवा से कैसे लग रहा था, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का। आंसर इज नो, क्योंकि वो उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। एवरीवन, फर्स्ट पेज पर मूव करते हैं। फर्स्ट पेज पर ना जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन, बार बिगिन चैप्टर 1। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग कैसे की उन्होंने? बाय टेकिंग द रीडर ऑन अ हेलीकॉप्टर टाइम मशीन राइड। वो जो रीडर्स है उनको हेलीकॉप्टर राइड पर ले गया। हेलीकॉप्टर अभी हवा में चलेगा ना, तो यहाँ पर दैट मीन्स कि हाँ वो एयर में उनको ले गया। गिविंग अ फैसिनेटिंग अकाउंट। एवरीवन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फैसिनेटिंग? फैसिनेटिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, राइट? फिर उन्होंने डिटेल प्रोवाइड की, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। हाउ द न्यूयॉर्क लैंडस्केप इन 1609 माइट हैव लुक फ्रॉम द स्काई, कि हवा में, स्काई में से वो कैसा दिख रहा था, उसके बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन दी, गुड वाली, फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन दी। सो यहाँ से क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, क्योंकि वो बोल रहे थे इसमें लैक था इंटरेस्ट का, लेकिन ये तो बोले बहुत ही फैसिनेटिंग थी। तो आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 33, चैप्टर्स 2 and 3 प्रिपेयर द रीडर्स वेल फॉर मटेरियल येट टू कम, कि चैप्टर 2 और 3 में ऐसा मटेरियल है जो अभी तो आया नहीं है, लेकिन वो रीडर्स को बता देता है कि ये वाली जो बात है ना, वो आप नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ने जरूर वाले हो। आंसर इज यस, ऐसी तो बात हुई है। चलो जी, इसकी बात हुई है एवरीवन ऑन द फर्स्ट पेज अगेन। फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, चैप्टर 2 और 3 वाला, चैप्टर 2 और 3 वाला, उसमें लाइन नंबर 3 में रीड करना। बोथ चैप्टर्स, दोनों चैप्टर्स काफी इंफॉर्मेटिव है और उसके ऊपर रिसर्च भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और वो एक स्टेज सेट करते हैं फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट कम्स लेटर इन द बुक। और फिर वो जो इकोनॉमिक एनालिसिस वाला जो चैप्टर है ना, वो बाद में भी बुक में आएगा, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी उसके बारे में बात कर दी। दैट मीन्स कि रीडर्स को थोड़ा सा बता दिया इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में, और बाद में भी उसका जिक्र हो रहा है। सो यहाँ से एवरीवन 33rd का हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज यस, कि हाँ इकोनॉमिक जो कुछ रीडर्स के बारे में जो चैप्टर 2 और 3 है, वो ऐसे कुछ चीजें तो बता रहे हैं, ऐसा कुछ मटीरियल बता रहे हैं जो अभी आना है। आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 34, The biggest problem for many 19th century New York immigrants neighborhood was lack of amenities. सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स के वास्ते ये वो थी कि उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं थी। आंसर इज नॉट गिवन। लैक ऑफ फैसिलिटीज की बात नहीं, फैसिलिटीज की बात हुई है, लेकिन उसकी कमी की बात नहीं हुई है। एवरीवन, सेकंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 में रीड करना। बार आइडेंटिफाइज 4 प्राइमरी इमिग्रेंट इनक्लेव्स एंड, उन्होंने देखे कि इमिग्रेंट के रहने की एरिया कहाँ है, नेबरहुड कैसा है। इनक्लेव्स, उसने 4 टाइप्स ऑफ इनक्लेव्स देखे। एंड एनालाइजेस देयर लोकेशन, उन्होंने उसकी लोकेशन भी देखी। इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज अवेलेबल इन द एरिया, कि वहां पर अमेनिटीज जो फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल भी थी या नहीं थी। अभी यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि वो अवेलेबल थी, और या ना ही ये मेंशन है कि नहीं अवेलेबल थी। सो लैक की बात नहीं हुई, ना ही ये बात हुई कि बहुत सारी अमेनिटीज थी। इसकी वजह से यहाँ से आंसर चला गया नॉट गिवन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35 नाउ। इन द 19th century में क्या हुआ एवरीवन? न्यूयॉर्क्स इमिग्रेंट नेबरहुड टेंडेड टू कंसंट्रेट अराउंड हार्बर। जो न्यूयॉर्क के नेबरहुड थे, इमिग्रेंट के नेबरहुड थे, एरियाज थे, वो ज्यादातर हार्बर के अराउंड ही थे, हार्बर के आसपास ही उनका घर जो था वो बना हुआ था इमिग्रेंट्स का। एवरीवन, हार्बर क्या होता है? जहां पर शिप्स आकर खड़ी होती हैं, डॉक एरिया, राइट? अभी इसका आंसर हमारे पास है जी नो। वो सेम पैराग्राफ में जो हमें सेकंड पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ मिल रहा है ना, उसके लास्ट लाइंस,
मोस्ट ऑफ दीज इनक्लेव्स वर लोकेटेड, इनकी लोकेशन कहाँ पर थी? ऑन द लीस्ट वैल्यूएबल लैंड, जो लैंड सबसे कम वैल्यू की है वहां पर वो लोकेटेड थे। बिटवीन, किसके बिटवीन? इंडस्ट्रीज लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट। दैट मीन्स कि पानी के पास क्या था? पानी के पास तो इंडस्ट्रीज थी। क्वेश्चन में बोल रहे नहीं जो ये इनक्लेव्स है ये पानी के पास था, ये तो पानी के पास नहीं है ना। इंडस्ट्रीज जो थी वो पानी के पास थी। फिर वहां पर वेल्दी नेशन नेबरहुड थे। सो अमीर घराने और इंडस्ट्रीज के बीच में ये जो इनक्लेव्स थे वो पाए जाते थे। दैट मीन्स कि वो पानी के पास नहीं थे, इंडस्ट्रीज पानी के पास थी। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके आ गया जी, नो। लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी नाउ। लास्ट कैटेगरी में हमारे पास ब्लैंक्स गिवन है और उनके ऑप्शंस भी गिवन है। हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है जी? द बेडरॉक मिथ। बेडरॉक मिथ की बात ना एक ही पैराग्राफ में हुई थी। अच्छा, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन चैप्टर 7 में क्या हुआ? बार इंडिकेट्स हाउ द लैक ऑफ bedrock close to surface does not explain why the skyscrapers are absent from dash। कि जो बार ने बोला कि वहां पर bedrock की कमी थी सरफेस के पास, वो एक्सप्लेन नहीं करता कि स्काईस्केपर्स कहीं से एब्सेंट है। हमने बताना है जी कहां से एब्सेंट है। आंसर इज एच, स्पेसिफिक एरिया, किसी तो किसी एरिया से वो एब्सेंट है। बेडरॉक मिथ की बात हुई थी ना सेकंड पेज पर, जो लास्ट थर्ड पैराग्राफ है ना वहां पर। चैप्टर 7 बेडरॉक मिथ की बात होगी, एब्सेंस ऑफ बेडरॉक मतलब लैक ऑफ बेडरॉक की बात होगी, क्लोज टू सरफेस की बात हुई थी जो क्वेश्चन में, बिटवीन डाउनटाउन एंड मिड टाउन न्यूयॉर्क में हुई थी। इज द रीजन, वही एक रीजन है फॉर skyscrapers not being built। skyscrapers कहीं बन नहीं रही हैं। कहाँ नहीं बन रही हैं? बिटवीन टू अर्बन सेंटर्स, दो इलाकों में, दो सिटीज में, दो एरियाज में वो बन नहीं रही थी। दैट मीन्स कि वो दो एरियाज में से वो skyscrapers जो थी वो एब्सेंट थी। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है टू अर्बन एरिया में से, टू अर्बन सेंटर्स में से, दैट इज स्पेसिफिक एरियाज। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37 नाउ। He points out that although the cost of foundation increases, कि जो फाउंडेशन है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, when the bedrock is deep, जब bedrock बहुत ही डीप होती है below the surface, it cannot be regarded as dash। इस कॉस्ट को हम कुछ नहीं बोल सकते। ये कॉस्ट नो डाउट बहुत इंक्रीज हुई, लेकिन हम इसको ये कुछ नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा है, एक्सेसिव एक्सपेंस नहीं बोल सकते। नो डाउट जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो बढ़ी है। सेम पैराग्राफ एवरीवन, सेम से लोकेशन से ही हम रीड करेंगे नेक्स्ट में। सो अर्बन सेंटर्स के बाद लिखा है, बार आर्ग्यूज दैट व्हाइल डीपर बेडरॉक डज इंक्रीज फाउंडेशन कॉस्ट, कि जब बेडरॉक डीप है तो फाउंडेशन कॉस्ट तो बढ़ेंगी। दीज कॉस्ट वर नीदर प्रोहिबिटिवली हाई, ना तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, नॉर वर दे लार्ज, ना ही वो बहुत ज्यादा बड़ी है। दैट मीन्स कि ये खर्चा तो बड़ा है लेकिन ये फिर भी इतना बड़ा भी नहीं है, टू मच बड़ा नहीं है। प्रोहिबिटिवली का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेसिवली भी हाई ये नहीं, बिल्कुल भी है। तो यहाँ से एवरीवन हमें मिल रहा है हमारे 37 का आंसर, कि वो इतना भी ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं था। सो आंसर फॉर दिस इज डी, एक्सेसिव एक्सपेंस मतलब खर्चा, ज्यादा भी बड़ा खर्चा नहीं था, इतनी भी प्रोहिबिटिवली हाई कॉस्ट नहीं थी। 37 का आंसर मिल गया। स्पेशली व्हेन कंपेयर टू डैश, जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं ना तब ये खर्चा हमें इतना बड़ा नहीं लगता। आंसर इज आई, जब हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे के साथ कंपेयर करते हैं तब इतना बड़ा खर्चा नहीं है ये। सेम लोकेशन अगेन डिट्टो। लेट्स मूव एवरीवन। सेम लोकेशन में वहां पर गिवन है प्रोहिबिटिवली हाई, इतना भी ज्यादा वो हाई नहीं है, नॉर वर द लार्ज, ना ही ये बड़े थे। कंपेयर्ड, किसके साथ कंपैरिजन किया? टू द ओवरऑल कॉस्ट। अगर हम पूरी की पूरी ओवरऑल कॉस्ट देखें, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर देखें, ये इतना भी बड़ा नहीं है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 38 का, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर, विच इज अवर ऑप्शन एवरीवन, दैट इज आई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। A particularly enjoyable part of the chapter was Bard's account। सबसे अच्छा पार्ट क्या था बुक का? वो था हाउ फाउंडेशंस आर बिल्ट, कि फाउंडेशन को कैसे बनाया जाता है। ही डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हाउ डैश आर मेड, उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि कोई चीज कैसे बनती है, बाय यूज ऑफ कैसन्स। सो कैसन्स को यूज कर कर कोई चीज बनती है। हमने बताना कि कौन सी चीज बनती है। आंसर इज डीप एक्सकेवेशंस। एवरीवन, एक्सकेवेशंस का मतलब होता है जी डूंगाई करनी, बहुत ज्यादा गहरी डूंगाई कैसेंस को यूज करके कैसे होती है उसके बारे में सिर्फ उसने नहीं बताया, कि किसी और चीज के बारे में भी बताया है। सेम पैराग्राफ स्टूडेंट्स, उसके बाद ही हमने रीड करना है। व्हाट आई एंजॉयड मोस्ट, सबसे ज्यादा मुझे क्या चीज अच्छी लगी, वो थी बार की डिस्कशन की फाउंडेशंस को एक्चुअल में कैसे बिल्ड किया जाता है। ही डिस्क्राइब द यूज ऑफ कैसन्स, उसने बताया कि हम कैसन्स को कैसे यूज करते हैं, विच इनेबल वर्कर, जिसकी हेल्प से ही वर्कर्स क्या कर सकते हैं, टू डिग डाउन फॉर कंसिडरेबल डिस्टेंसेस। फिर वो जो कैसन्स की वजह से ही जो वर्कर्स हैं वो खोद सकते हैं, डिग कर सकते हैं
बहुत ही नीचे तक, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंसेस तक वो उसको खोद सकते हैं। खुदाई हो रही है ना यहाँ पर कैसाइंस को यूज करके, दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर आ गया 39 का, विच इज एक्सकवेशंस, डीप एक्सकवेशंस। नाउ 40th क्वेश्चन विच इज he also discusses there, उसने ये भी डिस्कस किया कि साइंस क्या कुछ हो जाते हैं। आंसर इज एफ, he also discusses their associated risk, कि इससे क्या मुश्किलें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसने उसको भी डिस्कस किया। सेम लोकेशन, अगेन सेम लोकेशन में हमें क्या गिवन है यहाँ पर, नीचे से थर्ड लाइन में, बार्ज थॉरो टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री डिस्कसेस नॉट ओनली हाउ का साइंस वर्क, उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि कैसे का साइंस वर्क करती हैं, काम करती हैं, बट ऑल्सो द डेंजर्स इन्वॉल्व, लेकिन इससे क्या हमें खतरा हो सकता है, क्या डेंजर हो सकता है, उसने उसके बारे में भी बताया है। सो यहाँ से एवरीवन 40th का आंसर आ गया डेंजर्स में से, दैट इज एसोसिएटेड रिस्क, ऑप्शन नंबर एफ। सो दिस इज एंड ऑफ अवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ लग गए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।